हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें आपको पता चलेगा सिलेबस, कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं और कैसे हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस में आते हैं। सिलेबस में आते हो तो कैसे सर्च करते हैं, आपको ये बताया था, फिर से देख लो। आपको इसमें सर्च करना है मैथमेटिक्स, तो इस वाले फाइंड वाले बटन में जाइए और लिखिए मैथमेटिक्स। एकदम हाथ पकड़ पकड़ करके बच्चे को बढ़ाना पड़ता है। मैथमेटिक्स पे आओ, हमको चाहिए यूपीएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो नेक्स्ट मैथमेटिक्स यहाँ मिल गया, वेरी गुड। यहाँ पे आपको कहीं खोजिए कि डायनेमिक्स और स्टैटिक्स कहाँ है, यहाँ है। तो इसमें दो पोर्शंस हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है ये रहा आपका स्टैटिक्स का, ऊपर वाला पोर्शन ये रहा आपका डायनेमिक्स का। तो इसमें टॉपिक्स का नाम सुनिए। टॉपिक्स का नाम है आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल्स, कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन, वर्क एंड एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, केपलर्स लॉज, ऑर्बिट्स अंडर सेंट्रल फोर्सेस एंड सो ऑन। ठीक है, और स्टैटिक्स वाला तो ये पोर्शन है। तो इस वाले प्लेलिस्ट में, इस वाले कोर्स में हम लोग ये वाला पोर्शन पे ध्यान देंगे, इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह वगैरह एंड वगैरह वगैरह, ये सब चीज। जैसा आपको आदत है और मुझे भी आदत है कि जब तक हम फंडामेंटल्स नहीं पढ़ते हम लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आते। तो मैकेनिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें फंडामेंटल्स की सीरीज चल रही है। डायनेमिक्स का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है इसमें भी पहले फंडामेंटल्स के लेक्चर्स चलेंगे, ताकि आपका एक अच्छा सा बेस तैयार होगा। बेस तैयार होने के बाद फिर आप यहां पे डायरेक्ट जंप मारोगे। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तब क्या समस्या होगी वह मैं आपको दिखा देता हूं। तब समस्या ये होगी कि ये रहा आपका, देखो कैसे खोला है यहां पे, ये रहा एग्जाडमी का वेबसाइट। वेबसाइट पे जब आप पुस्तक विमान पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको ये वाला क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तब खुलेगा डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स का। हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पिछले साल का 20 नंबर का। आप इस सवाल को पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सवाल को पहले आप पढ़ ही लीजिए पूरी तरह से, एकदम अच्छे से पढ़ो। स्क्रीन पे है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस हैज एन एक्सेलरेशन fy टूवर्ड्स द ओरिजिन वेयर f इज अ पॉजिटिव एंड इवन फंक्शन ऑफ y। मतलब एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दी है, एक्सेलरेशन का एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि f is a positive and even function of y. The periodic time when the particle vibrates between y is equal to minus a and y is equal to a is capital T. Show that falana where f1 and f2 are the greatest and the least values of f within the range this. Further, show that when a simple pendulum of length L oscillates through 30 degree on either side of the vertical line, T lies between 2 pi root under L by G and 2 pi root under L by G root under pi by 3, 2019 20 marks। ये वाला सवाल अभी जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12 वाले को, ये वाला सवाल दे दो, यूं बना देगा, ऐसे ऐसे यूं चुटकियों में बना देगा, वो चुटकियों में बना देगा, आप बच्चे बना देंगे ये सारे सवाल। लेकिन पहला वो तो 12th वाले। दूसरा, जिन्होंने 12th का जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम चाहे क्लियर किया हो आईआईटी या नहीं जो भी हो, लेकिन इंजीनियरिंग में पहुंच गए हैं किसी तरह से, कोई भी एंट्रेंस देके, स्टेट एंट्रेंस दे करके आप इंजीनियरिंग में जा चुके हो। इंजीनियरिंग में जाने के बाद कोई इंजीनियरिंग बच्चा से जिसका ये मैकेनिकल हो या फिर फिजिक्स से रिलेटेड टाइप का हो, तो वो भी इस सवाल को बना देगा। कोई बीएससी फिजिक्स वाले के पास जाइए, वो भी इस सवाल को बना देगा। बीएससी मैथमेटिक्स के वाले के पास जाइए,
वो भी इस सवाल को बना देगा। लेकिन यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का कोर्स तो सिर्फ वो लोग तो नहीं लेंगे, सिर्फ इंजीनियर्स तो नहीं लेंगे, बीएससी वाले तो नहीं लेंगे, बहुत सारे ऐसे लेंगे जो जिनका इनसे कोई दूर दूर तक या फिजिक्स वाले चीजें पोर्शन से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आकर के आपको एकदम सिलेबस में घुसा करके अरे ये करो वो करो, प्रॉब्लम सॉल्व, फलाना ढिमका ये, और इस तरह से अगर हम करेंगे तो फायदा किनको हो जाएगा? फायदा हो जाएगा इंजीनियरिंग वालों को, जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग रहा है, पढ़ा है उसने, जॉइंट एंट्रेंस निकाली है, फिजिक्स वगैरह बैकग्राउंड काफी सही है। वो नुकसान किसका हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा उन लोगों का जिनका कोई रिलेशन नहीं है। और क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो मेरे से, तो मैं जानता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि उनका कोई बेस नहीं रहता, बेस जो होना भी चाहिए वो भी नहीं रहता, उसमें भी गड्ढा है, उसमें भी गड्ढे हैं। तो ये तो कोर्स हम बर्बाद, और मार्केट में बहुत सारे कोर्स हैं जो अच्छे अच्छे क्रीमी लेयर्स वगैरह स्टूडेंट्स के लिए पकड़ करके बना रहे हैं, तो हमारा वो टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है। तो हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे? बेस से, एकदम बेस से। ये रहा पहला झलकी। अगर जिसको भी ये वाला सवाल देख करके लग रहा हो कि अरे ये क्या है सवाल, हम बना लेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए सर कोई जरूरी नहीं है फंडामेंटल्स का, कोई जरूरी नहीं है बेसिक्स बताने का, इतना क्यों बेसिक्स बता देते हो, समय बर्बाद कर देते हो, डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चंस बताओ। तो हम डायरेक्ट ये वाला बता देंगे, फिर भी नहीं बताएंगे, मैं जानना चाहता हूं वो झलकी, क्योंकि देख करके वाइब्स अंदर से आनी चाहिए, वाइफ नहीं, वाइब्स, VIBES। दूसरा देखो, अगर उसको देख करके हिल गया होगा, मतलब कि अरे हाँ नहीं बन सकेगा, तो इसको तो देख के लग ही जाएगा कि हाँ ये तो बन ही सकता है। ट्राई करो। प्रूव दैट द पाथ ऑफ अ प्लैनेट विच इज मूविंग सो दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू अ फिक्स्ड पॉइंट स्टार and is equal to mu by distance का whole square is a conic section. Find the conditions under which the path becomes ellipse, parabola and hyperbola. देखो कितना बेहतरीन सा सवाल है, इसमें आपको डायनेमिक्स को, फिजिक्स को क्लब कर दिया आपके एनालिटिकल ज्योमेट्री से। एंड दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। जब 1 2 3 सब्जेक्ट्स को खिचड़ी बन करके क्वेश्चन जो प्रिपेयर होता है ना, वो सबसे बेहतरीन होता है। और इसी क्वेश्चन में आधी जनता साफ हो जाएगी, आधी जनता साफ, आधी से ज्यादा जनता साफ हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड अ गुड क्वेश्चन। फिर ये वाला क्वेश्चन पढ़िए 2019 का। ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ कोन अंडरलाइंग द हेमिस्फीयर, द बेस ऑफ द कोन एंड द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर विथ सेम रेडियस a. The whole body rests through a rough horizontal table with hemisphere in contact with the table. Show that the greatest height of the cone so that the equilibrium may be stable is √3a. मतलब यहां पे भी घुमा दिया है, घुसा दिया आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स। आ रहा है बात समझ में? बन जाएगा ये सब सवाल, बिना पढ़े हुए नहीं बनेगा। इसीलिए कहां चलेंगे हम लोग? हम लोग चलेंगे बैक टू पवेलियन, बैक टू बेसिक्स। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। तो अब पहले आप इसका सिलेबस फिर से आप देख लीजिए कि जब हम लोग यहां पे एंटर करेंगे ना, जब इस वाले चीजों में हम लोग एंटर करेंगे, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके चलेंगे? आपके चैप्टर चलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल्स, कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन, वर्क, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, केप्लर्स लॉज, ऑर्बिट्स अंडर सेंट्रल फोर्सेस। सवाल उठता होगा सर क्या आपके नोट्स सफिशिएंट हैं? अरे सर क्या तुम्हारी औकात है, सिर्फ नोट्स पढ़ा दोगे तो मेरे को बन जाएगा सर? एक मैंने वीडियो देखा था, किसी ने कुछ पढ़ लिया था तो उसने फिर बना दिया था, अरे इसने मेरे पैसे खा लिए, इसने मेरे पैसे खा लिए, ये तो वो नहीं पढ़ा रहा, ये तो वो नहीं पढ़ा रहा, मुझे कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है, वगैरह 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 वगैरह। एनीवेज, जो टीचर होंगे वो क्या पढ़ा रहे हो नहीं पता मुझे। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी टीचर, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी स्टूडेंट, जिनकी जो समझ है वो समझे। लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि टीचर को सामने वाले स्टूडेंट का कितने पानी में है पहले वो टेस्ट करना चाहिए। और पिछले 1 साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि हमारी पूरी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई है, डूबी हुई थी, डूबी डूब करके ऊपर निकाला है, बहुत मुश्किल से ऊपर निकाला है। ठीक है, तो ये सब इतना एश्योरेंस बताता है कि एग्जाडमी के नोट्स सफिशिएंट होंगे। नोट्स हम लोग प्रोवाइड ही नहीं करते, बिल्कुल प्रोवाइड ही नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
हर जन्म में प्रोवाइड नहीं करेंगे, लिख दिया है, लिख दो, एग्जाइडमी के नोट्स कभी प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। हाँ, वो बुक्स अवेलेबल होंगे, वो आपके टॉपिक वाइज जो होते हैं अलग से फ्रेमिंग करके वो अलग जगह पे आपको मिलेंगे, लेकिन नोट्स तो हम इस तरह से नहीं देंगे। अब बिकॉज आई एम टोटली अगेंस्ट इट। मेरा ये मानना है कि नोट्स हर इंसान को खुद से बनाना चाहिए, खुद से प्रिपेयर करना चाहिए, कि आप खुद समझिए उसको, आप एक एक चीज को समझ करके अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से नोट्स खुद का रेडी करिए। किसी दूसरे के नोट से पढ़ना दैट इज नॉट जस्टिफाइड। अगर आपको लगता है वैसे तो वो चोरी हो जाता है, जैसे गाइड से पढ़ लिया है, कुछ भी सब कुछ पका पकाया चाहिए नहीं। अगर आपको अच्छे से सीखना है अगर आपको अच्छे से, तो खुद से नोट्स प्रिपेयर करिए। तो एग्जाइडमी के नोट्स सफिशिएंट होंगे, मतलब लेक्चर आपको जो पूरा सीरीज कंप्लीट करोगे दैट विल बी मोर देन इनफ। और लेकिन जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ना वो बुक से करने ही है, क्योंकि हमारा भी कॉन्स्टेंट होता है कि हर चीज हम लोग लेक्चर्स पे नहीं करा सकते, कुछ जूम क्लासेस में होते हैं, कुछ लेक्चर्स यहाँ पे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको बुक से करनी ही है। कहां से उठाएंगे प्रॉब्लम्स? जनरली आप कितना भी इंटरव्यूज और वगैरह वीडियो सब देख लीजिए, रिसर्च करने पे पाया गया है कि कृष्णा सीरीज से हुबहू छाप देते हैं ये लोग, पूरा हुबहू एक पॉइंट तक कुछ भी नंबर चेंज नहीं करते, पूरा का हुबहू छाप देते हैं, तो उसको बेस बनाया गया। बट ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कृष्णा सीरीज के प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे, आपको अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, कृष्णा सीरीज कराएंगे, एमडी राय सिंघानिया कराएंगे, सब चीज कराएंगे। हाउ मेनी लेक्चर्स विल इट टेक टू कवर? टेंटेटिवली 15 लेक्चर्स, मतलब फंडामेंटल्स को छोड़ करके अगर बोला जाए तो फंडामेंटल्स में हम हो सकता है कि 10-12 फंडामेंटल्स के ही खींच दें, तो उस फंडामेंटल्स को हम नहीं बता रहे हैं, उसका प्री रिक्विजिट्स के बारे में नहीं बता रहे हैं। मेन 15 है टेंटेटिव, इसका हो सकता है 18 जाए, हो सकता है डबल जाए, डिपेंडिंग कि हमें कितनी जरूरत पड़ रही है चीजों को बताने के लिए, क्योंकि वो कमेंट वगैरह से सब चीज एक एक कमेंट हम लोग पढ़ते हैं और उससे पता चल जाता है कि आप कितना समझ रहे हो, कितना आप ग्रास्प कर पा रहे हो। तो हमारा यहाँ पे मकसद सिर्फ ज्ञान झाड़ना नहीं है, हमारा मकसद है सिर्फ पढ़ाना नहीं, ताकि आप समझ पाओ उस चीज को। तो एक छोटी सी झलकी मैं दिखा देता हूं, इसके बाद फिर हम लोग फंडामेंटल्स पे फिर से आएंगे। मैं आपको आता हूं इस पे, जो आपका डायरेक्ट सिलेबस वाला पोर्शन है ना, उसका बेसिक्स हम लोग आज देख लेते हैं एज ए प्री रिक्विजिट मान लीजिएगा, ठीक है। मतलब इससे होगा क्या, आपको एक फील पता चल जाएगा कि व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट, इस सब्जेक्ट में करेंगे क्या, किस तरह का सब्जेक्ट है ये, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हैंडी होगा पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो सारी चीजें। तो पहला चैप्टर था क्या हमारे पास, रेक्टिलिनियर मोशन। ये सब हम फिर से बताएंगे, डोंट वरी, हम फिर से बताएंगे, ये सारी चीजें लिख लिख के बताएंगे। बट ये चीज स्पेशली आपको रेडी किया गया है ताकि आपको एक फीडबैक देना है कि यस सर ये सब्जेक्ट मेरा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये सर ये वाला सब्जेक्ट बहुत इजी है, ये सर नहीं एवरेज है, सर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सर कैसे पढ़ाओ। आप फीडबैक दीजिए, मुझ तरह से पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, इसके बाद फिर आप बता दीजिएगा। देखो रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और इन वन डायमेंशन। जब भी मोशन मतलब मूव कर रहे हो भी किसी भी चीज को किसी भी एक डायमेंशन में, अब जरूरी नहीं कि वो हॉरिजॉन्टल ही जाए, वो आपका वर्टिकल जा सकता है, वो आपका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। बट शर्त ये है कि वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाना चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक है। मतलब ये चीज उसी को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। डायरेक्शंस आपको सिखाया था, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड सो ऑन। इसमें पोजीशन क्या होता है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रेफर्स टू इट्स लोकेशन इन द स्पेस एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम। मतलब पोजीशन मतलब वो कहां स्थिति, मतलब कहां स्थित है, कहां वो स्थित है, मेरा लोकेशन क्या है, मैं कहां हूं, तो आई एम अ पार्टिकल। अब देखिए यहां पे पार्टिकल जो टर्म है ना, ये काफी रिलेटिव है, बहुत मजेदार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्या बोलूं, ये मान लो ये चार्जर, ये चार्जर, अब इस चार्जर मतलब इस चार्जर को आप कंपेयर करिए किसी इस वाले बॉडी से, किसी दूसरे बॉडी से। मान लो ये है पेन और ये है, मानो क्या है ही, ये चार्जर है और ये पेन है। तो अगर मैं बोलूं ये पार्टिकल, तो रिलेटिवली ये पार्टिकल दिखेंगे। पार्टिकल का मतलब जैसे लगता है, सुनने में लगता है कि एक छोटी सी कोई बिंदु है ना, एक पॉइंट। तो इसी पार्टिकल को मैं, सॉरी इस चार्जर को मैं अगर इस पेन के रेस्पेक्ट में कंपेयर करूं
तो बोलोगे सर पार्टिकल तो इसको हम कंसिडर कर नहीं सकते क्योंकि इसका जो डायमेंशन है ना, इसकी जो साइज है वो काफी हमको ओवरऑल बड़ा बड़ा कुछ दिख रहा है। लेकिन इसी चार्जर को अगर इस पूरे रूम के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं या फिर इस पूरे लोकेलिटी के एरिया में कंपेयर में देखूं कि इतना बड़ा पूरा शहर, उसके कंपैरिजन में एक छोटा सा प्राणी, तब ये एक पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किसको आप किस चीज में, किस रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो। तो अगर मैं बोलूं इस पार्टिकल मतलब इस वाले बॉडी की पोजीशन क्या है, मतलब इसका लोकेशन क्या है, वेयर इज इट, ये कहां लाई कर रहा है, वेयर इज इट, ठीक है, कहां ये लाई कर रहा है। सो द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रेफर्स टू इट्स लोकेशन इन द स्पेस एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम। किसी भी एक क्षण पे, किसी भी एक समय पे वो कहां स्थित है, तो वो उसका पार्टिकल का पोजीशन होगा। डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन द पोजीशन। जैसे यहां पे एक लोकेशन था, यहां पे था इनिशियली, यहां से आ गया मेरे इस हाथ में, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो, ये वाला चार्जर मेरे राइट हैंड में था, आपके लिए लेफ्ट दिख रहा होगा, ये राइट हैंड में है। अभी मैंने इस तरह से इसको ये ले लिया यहां पे। अब मैं रास्ता देखिए आप, मैं इसको ऐसे उछला करके भी ले सकता था, इस रास्ते से भी लेकर के इधर जा सकता था। ये रहा आपका इनिशियल पोजीशन, ये रहा आपका फाइनल पोजीशन। यहां से यहां जाने के 1000 रास्ते हो सकते हैं, 1000 बहुत सारे इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। इनमें से जो सबसे छोटा रास्ता है, इनमें से जो सबसे छोटा रास्ता है, आपका रास्ता ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, नीचे जा सकता है, यूं यूं करके जा सकता है, एकदम छोटा। सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है? बोल रहे सर एकदम छोटा, एकदम ये छोटा। तो ये वाला हो जाएगा, ये इसको बोलेंगे आप डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस। हालांकि ये सारी चीजें ऑलरेडी आप जानते हो, लेकिन फिर से आप भूल जाइए, जो आप जानते थे वो सारी चीजें आप भूल जाइए, फ्रेश माइंड से फिर से आप पढ़िए। फिर आता है डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम बात करें, देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, जैसे एक दो पार्टिकल का पोजीशन है, ये रहा और ये रहा। सपोज मान लेते हैं एक इनिशियल पार्टिकल का पोजीशन है ये, और इधर। अब यहां से आप इस तरह से जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, और आप ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। मेरा मन नहीं किया हमको फिर से ऐसे घूम करके ऐसे पूरा ऐसे आकर यहां पहुंचना, इतना चक्कर लगाए हैं, ऐसे घूम के पूरा इस तरह से जो खिचड़ी बना करके पूरा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता से करके आए हैं। 3 केस मान लेते, 4 केस, जैसे ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, और ये रहा आपका चौथा केस। अगर मैं इसमें बोलूं कि पहले वाले केस में डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बोलोगे सर पहले वाले केस में अगर ये वाला लेंथ L है तो डिस्टेंस भी मेरा, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस को हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस भी मेरा L है और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा L है, A से B पे जाने के लिए, ठीक है। आप A से B पे जाने के लिए है। दूसरे केस में आप A से B पे कैसे गए हो, ऐसे गए हो। तब दूसरे वाले केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको हम m मान लेते हैं, पूरा लेंथ इसको m मान लेते हैं। तब बोलोगे ये सर डिस्टेंस यहाँ पे m है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ना सर, वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो चाहे आप जो भी मर्जी से जाइए, आपका डिस्प्लेसमेंट L ही होने वाला है। डिफरेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सेकंड केस में, थर्ड केस में, ये अगर इसको n मानते हो तो यहां पे डिस्टेंस भी आप इसको n बोलोगे, और डिस्प्लेसमेंट जो है इसको आप बोलोगे L, क्योंकि इस केस में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। इसको आप O डिस्टेंस मान लीजिए, पूरा लेंथ मेजर करके O लिखा है। तो फोर्थ वाले केस में भी आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो यहाँ पे O हो गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो L ही रहेगा। ये सब जानते हो, मैं फिर बता दे रहा हूं, इसमें कुछ नया नेम नहीं बता रहे हैं, पुराना चीज है, लेकिन फिर से रिकैप कर रहे हैं, फ्रेश से पढ़ रहे हैं।
इलस्ट्रेशन देखिए, यहां पे भी, इसमें भी इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है। देखो इस चीज को, राम टेक्स पाथ 1 मतलब स्ट्रेट लाइन, कोई राम है, पाथ 1 लिया है P से Q टू गो फ्रॉम P टू Q एंड श्याम टेक्स सेमी सर्कल पाथ 2। तो राम जो है वो सीधा जाता है, श्याम जो है वो इस तरह से सेमी सर्कल करके आता है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम, राम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय श्याम, श्याम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पाई, पता है ना, पाई आर हो जाएगा, तो पाई इंटू 50, तो 50 पाई मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम, राम का डिस्प्लेसमेंट तो और कुछ नहीं, वही होगा 100 मीटर, लेकिन श्याम का भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हो जाएगा 100 मीटर, क्योंकि आपको सिखाया कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहां पे दो चीजें आती हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जब आप डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज निकालते हो तो वो कहलाता है स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज निकालते हो तब वो कहलाता है वेलोसिटी। क्लियर है इतना? वेरी गुड। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम उसी क्षण में, इंस्टेंटली, इसी क्षण में, एकदम क्विकली, ठीक, एकदम उसी क्षण में, इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे आपका समय घूम रहा है, आप बोलोगे कि इस पॉइंट पे बताओ, इस टाइम पे बताओ वेलोसिटी कितनी है, इस टाइम पे बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो वैसे वेलोसिटी को बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसको कैसे लिखोगे? उसको आप लिखोगे v इंस्टेंटेनियस, सबस्क्रिप्ट में INS dx by dt, जहां पे x क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ The magnitude of instantaneous velocity and instantaneous speed are equal। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, चाहे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलिए या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ। कोई भी पाथ आप फॉलो कर रहे हो तो उस पाथ के हमेशा टेंजेंशियल होगा। कौन? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, क्या बोला? इफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, अगर मोशन ऑफ द पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, अगर आप स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हो तब उस केस में, और सेम डायरेक्शन में, ध्यान रहे कि आप सेम डायरेक्शन में, सेम स्ट्रेट लाइन पे आप मूव कर रहे हो, तब उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत काम देगा। ये सारी छोटी छोटी बेसिक्स लोग पढ़ते नहीं और प्रॉब्लम में आकर के फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अरे यार, अब देखो नेक्स्ट है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी का और रेट ऑफ चेंज क्या आता है बोलो तो? वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज क्या आता है बोलोगे? जर्क। आपका टास्क है कि आपको फाइंड करना है जर्क का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, फिर उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है। ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको गूगल में मिल जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। अब यहां पे आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इट्स एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे स्पीड के बारे में सीखा,
वेलोसिटी के बारे में सीखा, उसी तरह से एक्सेलरेशन के बारे में भी है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है ना, सो दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इट्स, नहीं चाहिए बाबा, हटो। The instantaneous acceleration of a particle is its acceleration at a particular instant of time। किसी एक particular instant of time पे dx by dt को आप v से रिप्रेजेंट करते थे, v, और यहां पे a instantaneous हो जाएगा dv by dt। Other forms of instantaneous acceleration, as we know v is equal to dx by dt, आप जानते हो। Putting in the above equation we get, अब इस वाले इक्वेशन में dx by dt है, आप v जानते हो dx by dt होता है, और d एक इंस्टेंटेनियस क्या होता है dv by dt, तो d dt क्या है, ऑपरेटर है, डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखा है, v के जगह पे ये पुट कर दो। सो किसका डेरिवेटिव लेना है आपको, dv by dt, dx by dt का। सो d by dt ऑफ dx by dt, तब ये बन जाएगा d2x by dt2, तब ये कहलाएगा आपका acceleration। So what is this? This is nothing but acceleration, and this makhi is disturbing me। Other form of a instantaneous, from above a is equal to dv by dt। सुनो ये वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, a is equal to dv by dt। यहां पे आप क्या काम करिए ना, यहां पे आप चेन रूल लगा दीजिए। चेन रूल लगाने से ये क्या हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय dx, इसको आप dx से डिवाइड कर दीजिए, एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए dx से, एक बार डिवाइड कर दीजिए dx से, तब dx by dt इसको आप ले लीजिए, ये वाला चीज dx by dt, इस चीज को आप अलग कर लीजिए, dv by dx को आप अलग कर लीजिए, तब इसको आप लिख सकते हो a is equal to dx by dt into dv by dx। dx by dt को आप जानते हो, इसको आप v बोलते हो, तो यहां पे a is equal to क्या होता है, v into dv by dx। तो एक्सेलरेशन के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, एक है आपका a is equal to d2x by dt2, दूसरा है a is equal to v into dv by dx। क्वेश्चन अगर आपको फंसाना होगा तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ये वाला में आपको कन्वर्ट करके इस प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है, मैक्सिमम ये एक्सपीरियंस बोलता है, लेकिन इससे भी बनते हैं प्रॉब्लम्स, कभी कभी वो डायरेक्टली नहीं लेके इनडायरेक्टली इस वाले रिलेशन से बढ़ते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा 3D एनालिसिस करते हैं। जैसे पोजीशन वेक्टर आप जानते हो ना, पोजिशनल चेंज वेक्टर, कि आर वेक्टर को आप लिख सकते हो x2 माइनस x1, किसी भी दो पोजीशन में, मतलब लोकेशन आप स्पेस में दो पॉइंट आप कंसिडर करो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। अगर मुझे पोजीशनल चेंज वेक्टर निकालना है तब जाहिर सी बात है r वेक्टर होना पड़ेगा, और r2 x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो इस वाले वेक्टर को आप क्या बोलोगे, पोजीशनल चेंज वेक्टर बोलोगे, ठीक है ना। जो पोजीशनल चेंज वेक्टर ये हो गया, ये और कुछ नहीं, पोजीशनल चेंज ऑफ पोजीशन, किस रेट से मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तब ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा आपका पोजिशनल चेंज वेक्टर, ठीक है, और यही और कुछ नहीं, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये भी जानते हो। देखो वही चीज जो है ना उसको डायग्राम से देखो, 3 डायमेंशन में आपका x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और इसमें कर दिया है पोजीशनल चेंज, तो ये बन जाएगा क्या आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो मिलेगी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये तो जाहिर सी बात है, आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू dr बाई dt। तो इंडिविजुअली आपको करना पड़ेगा,
dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, dz बाई डी टी, और ये जो आपके i j k ये तो रहेंगे ही क्योंकि वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। तो दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। एक्सेलरेशन पे आइए, a इज इक्वल टू dv बाई डी टी, मतलब d2r बाई dt2, सेकेंड बार डेरिवेटिव लेना है, सेकेंड बार डेरिवेटिव मतलब d2x बाई dt2 i कैप, d2y बाई dt2 j कैप, d2z बाई dt2 k कैप। तो ये बन गया है आपका एक्सेलरेशन वेक्टर। इतना साहब समझ में। अब x2 माइनस x1 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपका पोजिशनल चेंज अलोंग x एक्सिस, मतलब x एक्सिस के अलोंग कितना आपका पोजिशनल चेंज हो रहा है। y2 माइनस y1 पोजिशनल चेंज अलोंग y एक्सिस, z2 माइनस z1 पोजिशनल चेंज अलोंग z एक्सिस। तो इतना सारा टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए इसके कुछ अलग अलग केसेस होते हैं। पहला केस में d2x बाई dt2 इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब ये वाला जो डेरिवेटिव एक्सेलरेशन जो है ये आप 0 कंसिडर कर रहे हो। एक एक करके पढ़ना, ध्यान रहेगा। d2x बाई dt2 इज इक्वल टू 0, ये कहने का मतलब है कि यहां पे आप एक्सेलरेशन को 0 कंसिडर कर रहे हो। जब भी आप एक्सेलरेशन को 0 कंसिडर करते हो, देखो अभी क्या सीखा, ये था आपका डिस्प्लेसमेंट। इसका अगर आप रेट ऑफ चेंज करते हो dx बाई dt, तब ये बनता है वेलोसिटी। इसका आप रेट ऑफ चेंज फिर से कर देते हो d2x बाई dt2, तब ये बनता है एक्सेलरेशन। इसके बाद आता है जर्क वगैरह, वो सारी चीज, जंप्स, ये सब आते हैं, लेकिन हमें उतना दूर नहीं जाना, हमें एक्सेलरेशन तक ही रहना है। पहला केस बोल रहा कि d2x बाय dt2 इसको करना है हमें 0। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू 0? बोल ही सकते हैं, क्योंकि ये अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन तो हम तो जानते हैं कि दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ये आपने बचपन में पढ़ा है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, या उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर आपका डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है जिस चीज का आप डेरिवेटिव कर रहे हो वो कांस्टेंट है। तो यहां पे अगर डेरिवेटिव 0 अगर आपको कंसिडर करना है तो बाय डिफॉल्ट जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो ये कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सर कांस्टेंट वेलोसिटी कहने का क्या मतलब है? कि वेलोसिटी आपकी बदल नहीं रही है, एक ही वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। अगर कोई बाइक या स्कूटर या कोई भी चीज 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही है और हम बोल रहे हैं कि उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब है कि अगर वो 1 घंटा गाड़ी चल रही है, शाम के 4 बजे से उसने अगर स्टार्ट किया है, तो 4:05, 10 मिनट, आधा घंटा, पौने 5 कर तक, पूरा 5 बजे तक 1 घंटा अगर चल रही है तो वो पूरा का पूरा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ही चलते रहेगी। ये कहने का तात्पर्य है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ये वाला केस बन जाएगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म। सुनो, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसका मतलब आपका वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होना है। तो ये किसका प्लॉट है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब इस प्लॉट को समझिए, जब ग्राफ जो है ना हम लोग हड़बड़ी में सीख लेते हैं, जिसके कारण से आगे दिक्कत हो जाता है। लगता है अरे ये सब तो बकवास है, ये सब तो करना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट यूपीएससी में आना चाहिए। तो डायरेक्ट यूपीएससी में अगर कोई जाता है तो वो धड़ाम से नीचे गिरता है, हम बार बार बोलेंगे। इसीलिए आप अंदर से आप खुद को पहले मजबूत बनाइए, तब ऊपर जाइए, धीरे स्टेप बाय स्टेप, छलांग नहीं मारना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम, समय के साथ आपकी वेलोसिटी नहीं बदल रही। तो जब भी इस तरह का आपको प्लॉट बनाना पड़ेगा या डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को तो हम ऐसे ही दिखाएंगे। कांस्टेंट फंक्शन क्या हमारा ऐसा होगा क्या? अरे वो कांस्टेंट कहां रहा? समय, एक ही समय पे वो
फंक्शंस की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू आपको हर समय पे सेम रखनी है, तब कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब इसी चीज का अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम में कन्वर्ट करते हो तब ये वाला ग्राफ कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। और इसी चीज को मतलब और एक्सेलरेशन में जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तब यहां पे एक्सेलरेशन हो जाता है 0। ठीक है, तो सुनो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन विथ सम हाइट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन बट अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये तीन का कॉम्बो आप याद रखिएगा, तीनों का कॉम्बो आप याद रखिएगा। ठीक है, कैसे आया ये देखिए, d2x by dt2 इक्वल टू 0 है ना, इसको आप दोनों ही साइड इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका यही मतलब है कि dx by dt ही कांस्टेंट है, तभी तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव 0 हुआ। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब इस चीज को dx by dt को आप जानते हो v होता है, तो यहां से dx इज इक्वल टू v dt लिख सकते हो। दोनों साइड इंटीग्रेट करिए तो यहां पे x इज इक्वल टू vt मिलेगा। इसका ये मतलब है कि अगर आप x और t के बीच में प्लॉट करते हो तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है हमको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसीलिए ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह का बना है। समझ में आया? और क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन तो 0 होना ही। आ रहा है बात समझ में? अगर नहीं आया किसी को तो उसके लिए आप सुन लीजिए। जैसे हम बोल देते हैं कि कोई एक f है, ये प्रोपोर्शनल है किसी m के, f है और ये प्रोपोर्शनल है किसी m के। तो यहां पे इस मछली को भगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। यही तो जानते हो मैथमेटिक्स से, सम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पे भी एक बात है कि सर यहां पे आप बोल रहे हो f जो है ना वो m के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल दो तरीके से हो सकते हैं, एक प्रोपोर्शनैलिटी बोला जाता है जिसको बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली कुछ इस तरह से दिखाओगे, इनडायरेक्टली कुछ इस तरह से दिखाओगे। सुन लो, अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाना है तब यहां पे आप दिखा सकते हो या तो f इज प्रोपोर्शनल टू m, या फिर बस यही f इज प्रोपोर्शनल टू m, और क्या ही दिखाओगे। ठीक है लेकिन अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर आपको दिखाना है तब इसको दिखाने के दो तरीके हो सकते हैं। आप बोलोगे सर f इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, या तो आप राइट हैंड साइड वाले का रेसिप्रोकल ले लो, या फिर आप डायरेक्टली इस तरह से बोल सकते हो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। दोनों ही तरीके सही हैं, ये आपके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात हो गई। यहां पे अब देखिए ये बात हो रही है क्या, कौन सा प्रोपोर्शनलिटी है, दिस इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस वेरिएबल का डिग्री देखो 1 है, तो इसका मतलब जो कुछ भी आएगा, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना, कर्व तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर यहां पे स्क्वायर होता तब कुछ स्क्वायर या 2 डिग्री का कोई कर्व बनता, पावर 3 होता तो 3 डिग्री का कोई कर्व बनता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि अगर आप f बढ़ा रहे हो तो m बढ़ेगा, f घटा रहे हो तो m घटेगा। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जस्ट रिवर्स, f बढ़ाओगे तो m घटेगा और f घटाओगे तो m बढ़ेगा। यह होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के बीच का अंतर। ठीक है, तो ये सब चीज सीखा आपने, दो अलग अलग चीज। अब देखिए पहला केस ये सीखा, दूसरा केस में है कि d2x by dt2 इज इक्वल टू a वेयर a इज कांस्टेंट। इसको पहले देखिए दिख रहा है कि नहीं, आप
लेट मी चेक, जूम करता हूं और देखो, चाहो इसको सेकेंड केस में बोल रहा है d2x by dt2 इज इक्वल टू a। पहले 0 हुआ करता था लेकिन अब है a बोले तो कोई कांस्टेंट। इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जैसे एक्सेलरेशन क्या है, dv by dt, इसको आप लिख सकते हो dv इज इक्वल टू a dt। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड में, तो dv इसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो u से v पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और 0 से कोई टाइम t पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट्स आपने पुट किया है v और u, तो क्या बन जाएगा v माइनस u, तो ये बन गया v माइनस u इक्वल टू a डॉट dt। एक्सेलरेशन अब क्योंकि आपने कांस्टेंट कंसीडर किया है तो a को बाहर ले लीजिए, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट है 0 से t, क्या हो जाएगा t माइनस 0। तो पहला इक्वेशन क्या बन गया आपके पास, v इज इक्वल टू u प्लस at। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट पहला इक्वेशन। यहां पे u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, आप जानते हो, v होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये रहा आपका पहला। दूसरा देखो, इसी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इस v को लिखा जा सकता है dx by dt, कोई डाउट ही नहीं है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो v के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग dx by dt इज इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि मुझे पता है कि v के जगह पे dx by dt जाता है। अब हम क्या करेंगे, dx को अलग करेंगे, t वाले को अलग कर लेंगे। तो dx को आप अलग कर लीजिए, dt को उस साइड मल्टीप्लाई करो, तो dx इंटीग्रेशन 0 से x इंटीग्रेशन u प्लस at 0 से t dt। आए बात समझ में। फिर इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन। हमें यह भी पता है कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx, सिखाया आपको, पुट करिए, v dv अलग रख दो, a dx अलग रखो, दोनों को इंटीग्रेट करो, तो यहां से क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। कुछ लोग डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए s यूज करते हैं, कुछ लोग x यूज करते हैं, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वही यूज करें। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए तीसरा केस, अब इसका पहले डायग्राम देख लो। जैसे ये लिखा आपने, 3 इक्वेशंस आ गए आपके, 3 इक्वेशंस, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। सो इक्वेशन, ये पूरा आ क्यों नहीं रहा है, पीडीएफ का साइज सही नहीं है। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 टुगेदर आर नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीनों इक्वेशन को, ये वाला और ये वाला, इस तीनों इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, फिर आपको यदि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड में निकालना है, जैसे यहां पे ये वाला इक्वेशन, तीन इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरा इक्वेशन x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट किसी nth सेकेंड में निकालना है तो इसके लिए रहा डायरेक्ट फॉर्मूला, u इज प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। फर्स्ट पहला सेकेंड में आप डिस्प्लेसमेंट काउंट करोगे तब ये हो जाएगा, n के जगह पे 1 डालो, सेकेंड पे n इज इक्वल टू 2 डालो, तो रिमेंबर दिस डायरेक्ट फॉर्मूला। अब सुनिए, एक्सेलरेशन अगर आपका कांस्टेंट है, सो व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसा बनेगा। आप लोग सर ग्राफ तो कुछ इस तरह से बन सकता है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम अगर हम देंगे तो हॉरिजॉन्टल, जैसे याद करो वो इंटीग्रेट करते जा रहे थे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम अगर करेंगे तो इंक्लाइंड बनेगा। x वर्सेस t अगर आप करते हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसा, मतलब हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये रहा आपका निगेटिव एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म, ये बोलते हैं इसको निगेटिव एक्सेलरेशन,
लेकिन कांस्टेंट। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो इस केस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम में ये रहा इंक्लाइंड, और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेटिव है, तो कंफ्यूजन होता है कभी कभी। तो ये वाला केस है आपका एक्सेलरेशन, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, जब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू में होती है, और ये रहा आपका रिटार्डेशन के लिए, जब आपसे एक्सेलरेशन आपका निगेटिव होता है। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तब उस केस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम कुछ इस तरह से, स्लोप ऐसा जाता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऊपर चढ़ता हुआ आता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के केस में इसका स्लोप कुछ इस तरह से आता है, और इसका एक्सेलरेशन लेस देन 0 कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस में देखो, तीसरा केस में बोल रहा है कि d2x by dt2 is equal to f of t, d2x by dt2 is equal to f of t, मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिपेंडिंग ऑन टाइम, कोई भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप कंसिडर करो जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सो वी हैव a is equal to dv by dt, dv by dt is equal to f of t, इंटीग्रेशन, अब इसको सेपरेट कर लीजिए, dv by dt is equal to f of t है ना, सो dv को अलग कर लो और f of t के साथ dt लगा दो, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, dv का इंटीग्रेशन u से v और f of t का इंटीग्रेशन 0 से t। सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट अ रिलेशन बिटवीन v एंड t, सो dx by dt is equal to v of t। ठीक है, सो dx is equal to v of t dt, फिर इसका इंटीग्रेशन करिए x0 से x और 0 से t, x and t can also be related from above relation। ठीक है, बस ये इंटीग्रेट करके आपको रिलेशन मिलेगा। चौथा केस है जिसमें d2x by dt2 is equal to f of v, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी। ये भी था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेकिन टाइम पे डिपेंडेंट था, ये भी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेकिन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। तब इस केस में आप लिख सकते हो a is equal to dv by dt, dv by dt is equal to some function f of v। सो यहां पे आप dv by f of v is equal to इंटीग्रेशन dt, इसका इंटीग्रेशन u से v, इसका इंटीग्रेशन 0 से t। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट अ रिलेशन बिटवीन v एंड t। ठीक, dx by dt आप जानते हो v of t होता है, dx इंटीग्रेशन x0 से x, vt dt इसका इंटीग्रेशन 0 से t, x and t can also be related from above relation। तो आपको चार केसेस अलग अलग मिल गए हैं। पहला केस क्या था जिसमें आपका एक्सेलरेशन 0 हुआ करता था, दूसरा केस था जिसमें आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ करता था, तीसरा केस क्या है जिसमें आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है लेकिन डिपेंडेंट ऑन टाइम है, चौथा केस में आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है लेकिन डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी है। पांचवा केस में आइए कि d2x by dt2 is equal to f of x, जो कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बट ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, बट ये आपका डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। सो a इज इक्वल टू आप जानते हो v इंटू dv बाई dx, सो v इस पे आपके लिखो a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx, सो v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू f of x, v इंटू dv इसका इंटीग्रेशन करिए u से v, f of x dx x0 से x, on integrating we get a relation between x and v which is nothing but v of x, so dx by dt is equal to v of x। अब इस चीज को आप नीचे लेके आओ, इंटीग्रेशन x0 से x करिए और dt का इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से लेकर के t तक। ठीक है, तो वो सारी चीजें थी आपका थ्योरी पोर्शन। अब यहां से हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं। इस सेशन में हम आपको कितना कुछ प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या है। डोंट वरी, ये आपका बेसिक लेक्चर है, इसके बाद जो होंगे लेक्चर ये और भी बेसिक हो जाएंगे। ये पहला लेक्चर मैंने आपको बस फील कराने के लिए दिया है कि आप हैंडी हो जाइए, डरिए मत, आराम से पढ़िए, हो जाएगा। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन इज गिवन एज a is equal to v, find the position as a function of time given that t is equal to 0, x is equal to 0 and v is equal to 1। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, सो वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन छापिए, खुद से बनाइए, आंसर मैच करिए। सो आपको पता है a is equal to v होता है, वी नो दैट a is equal to dv by d, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है a is equal to v, होता नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है, एक्सेलरेशन इज गिवन एज a is equal to v, वी नो दैट a is equal to dv by dt,
सो dv by dt इज इक्वल टू v अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। dv by v इज इक्वल टू dt। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट करो, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा dv by v का इंटीग्रेशन कहां से 1 से v तक जाना है और dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक जाना है। 1 by v का इंटीग्रेशन ln v होता है और माइनस ln 1 कर दोगे लिमिट डाल करके, dt का इंटीग्रेशन t होता है। सो ln v इज इक्वल टू t, सो v इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ t। आपको वेलोसिटी निकल गई है t के टर्म्स में, मतलब e टू द पावर ऑफ t में। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप ऑलरेडी पता कर चुके हो कि v इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ t लिख सकते हो। v के जगह पे dx by dt आएगा इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ t। सो हमें पता है v इज इक्वल टू dx by dt, सो dx इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ t dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आप इंटीग्रेट करोगे, सो dx 0 से x और e टू द पावर ऑफ t dt 0 से t, x इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ t माइनस e टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ t माइनस 1। सो पोजीशन x इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ t माइनस 1। बस ये एक छोटी सी झलकी थी कि इस डायनामिक्स वाले कोर्स में एक्चुअली है क्या। चिंता ना करें, ये बस एक आपको दिखाने का था, एक्सपोजर देने का था कि इसमें है क्या, और इसमें हम लोग किस तरह से ये डिफरेंट है आपके स्टैटिक्स वाले कोर्स से, फ्लूइड डायनेमिक्स वाले कोर्स से और मैकेनिक्स वाले कोर्स से। समझ में आया? इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो भी फंडामेंटल्स की होगा, लेकिन अभी जो हम लोगों ने आपको एक झलकी दिखाई है इससे और पीछे जाएंगे, और पीछे एकदम एक एक चीज, छोटा से छोटा चीज को हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जब वो आपके सारे फंडामेंटल्स लेक्चर्स बन जाएंगे, फिर से हम लोग जो मेन आपका सब्जेक्ट है उसमें रेक्टिलिनियर मोशन से स्टार्ट करते करते पूरा का पूरा डायनामिक्स का पैकेज कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर हम ये फंडामेंटल्स का लेक्चर अगर हम मिक्स कर देंगे तो लेक्चर बनाने का सीरियसली कोई मतलब नहीं होगा। मकसद एक ही है, आपके सवाल बनने चाहिए। सवाल बनने के लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सवाल बनाने के चक्कर में हड़बड़ा करके सारे फंडामेंटल्स छोड़ देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे कि अच्छा इसको हम कैसे बनाएं, इसको कैसे बनाएं, यही बता दो, यही बता दो, करते करते इस तरह से ना पूरा टहलका मचा के रखते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप गलत जगह हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको फंडामेंटल सीखना है और प्रॉब्लम्स बनाने हैं, सीख करके बनाने हैं, सीखना है आपको, पढ़ना नहीं, आपको सीखना है, तब आप सही जगह पे हो। हम उसी दिशा में चलेंगे। इसलिए हम एक स्ट्रिक्ट वार्निंग बता दिए हैं आप लोगों को, क्योंकि रियल एनालिसिस हो का बन रहा है जो मैं अपलोड करते रहता हूं, मैकेनिक्स जो अपलोड होता रहता है, डायनेमिक्स जो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो कोर्सेस हैं जो आगे के पेंडिंग बचे हुए हैं, ये सारे कोर्सेस में हम वही करेंगे, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग, फिर ये, क्योंकि स्टार्टिंग के जितने कोर्सेस थे वो सब तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी बना सकता है। चैलेंजिंग अब तो मेन है। तो यहां से एक्चुअली मेरा चैलेंज शुरू हो गया कि माय टीचिंग स्किल्स विल बी चैलेंज्ड फ्रॉम हियर। कि अच्छा सर बाकी सारे सब्जेक्ट तो कोई भी पढ़ाता है, पढ़ा दो, लेकिन ये वाला जो कोर्सेस है इसको पढ़ा करके हमारा ये चैलेंज है कि आपके सवाल बनने चाहिए। मेन मकसद वही है। तो उसको बनाने के लिए हमको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बस ये बकवास के साथ आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में विद द लेक्चर ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ डायनामिक्स। टिल देन बाय एंड टेक केयर।